नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एग्रीमेंट टू सेल से जुड़ी साल 2023 की एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए। देखिए दोस्तों, जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को खरीदने जाता है तो सीधी उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। पहले अपने नाम से एक एग्रीमेंट टू सेल तैयार किया जाता है। अब जब बाद में उस एग्रीमेंट टू सेल के बाद उस प्रॉपर्टी की सेल डीड की रजिस्ट्री की बात आती है तो कुछ लोग वहां पर बहाने बनाने लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं आज आप लोगों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट लाया हूं, जहां पर यही निर्धारित किया गया है कि अगर एक एग्रीमेंट टू सेल बनाया गया है और उसके बाद उसे बनाने के बाद सेल डीड रजिस्टर करने के लिए मना कर दिया गया, तो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट केस वहां पर किया जाएगा उसके अंदर प्रॉपर्टी का कब्जा मांगने की आपको स्पेसिफिकली जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण क्योंकि ऐसी कंडीशन में कोर्ट खुद आपको संपत्ति पर कब्जा दिलवाने वाला है। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से संपत्ति का मालिकाना हक पाना चाह रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाना शुरू करूंगा और वीडियो के एंड में जब जजमेंट आपको क्लियर करेंगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको सरल सी सरल भाषा में क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल और प्रॉपर्टी की सेल डीड यानी कि बैनामा बिक्रीनामा एक ही चीजें होती हैं। जी नहीं दोस्तों, एग्रीमेंट टू सेल एक प्रकार का दस्तावेज है जिसके अंदर टर्म्स और कंडीशन लिखी जाती है जो खरीदार और जो संपत्ति का विक्रेता है उन दोनों के बीच वहां पर तय हो रही है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं 1 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची जा रही है, 20 लाख शुरुआत में दिया गया, बाकी रजिस्ट्री के टाइम पर दिया जाएगा, रजिस्ट्री के दौरान ही संपत्ति का कब्जा दिया जाएगा। अगर और भी इसी चीज से रिलेटेड कोई टर्म्स कंडीशन लिखी जा रही है वो सारी की सारी एग्रीमेंट टू सेल के अंदर लिखी जाती है। जबकि अगर हम बात करें सेल डीड के बारे में तो वो होता है कि इस सेल डीड के एग्जीक्यूट होने के बाद जो संपत्ति का खरीदार है वो पूरी तरीके से संपत्ति का मालिक बन जाता है। तो इन दोनों को लोग अक्सर कंफ्यूजन करके एक ही चीजें समझ लेते हैं। जी नहीं, उम्मीद करता हूं यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा साल 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित कर दिया था, वैसे तो साल 2011 में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। वहां पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ निर्धारित कर चुका था कि केवल एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से अगर कोई संपत्ति का खरीदार बनना चाहता है वो चीज लीगली रूप से वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि एग्रीमेंट टू सेल अगर आप अपने पास रखकर बैठे हैं तो उससे आप संपत्ति के मालिक नहीं बनते। अब बात आती है फिर हम आखिरकार करें तो करें क्या। देखिए, ऐसी कंडीशन में दो चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज, अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड है तो सेक्शन 53 सबसेक्शन ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बिहाफ से आपको पार्ट परफॉर्मेंस का एक केस करना पड़ता है। पार्ट परफॉर्मेंस के केस में क्या होता है, आपको यह दिखाना है कि आपका एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड है। दूसरी चीज आपको दिखानी है कि संपत्ति आपके कब्जे में है, बस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ही आपको नहीं कराई गई और अपनी तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट है जैसे कि अगर कोई बकाया अमाउंट रह गए वो सारी चीजें आप पूरा करने के लिए रेडी है। तो पार्ट परफॉर्मेंस के केस में यही होता है कि जो बचा हुआ प्रोसेस है जैसे कि रजिस्ट्री या फिर कोई रिमेनिंग पेमेंट वो कोर्ट आदेश दे देता है, वो जाकर फिर आप अपनी प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्री करा लेते हैं। अब वहीं दूसरी ओर बात करें, अगर एग्रीमेंट टू सेल बनने के बाद आपने प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं लिया या फिर अगर वो एग्रीमेंट टू सेल आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करना पड़ता है। उसके अंदर कोर्ट यह देखता है कि किस पार्टी की तरफ से मिस्टेक हुई है। अगर खरीदार की तरफ से कोई गलती है
तो ऐसी कंडीशन में जो उसने एडवांस अमाउंट दिया है वो उसका अमाउंट भी जब्त कर लिया जाता है या फिर वो उसका अमाउंट वापस उसे लौटा दिया जाता है। अगर संपत्ति के बेचने वाले की तरफ से कोई गड़बड़ी हो रही है तो कोर्ट आदेश देता है कि जाओ इस संपत्ति के खरीदार के नाम से रजिस्ट्री करा दो। ये एक बेसिक प्रोसेस होता है, कोर्ट केस के थ्रू फाइल किया जाता है जहां पर ये सारी डायरेक्शन दी जाती है। तो अब यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि एग्रीमेंट टू सेल केवल अपने पास रख लेने से आप मालिक नहीं बनेंगे, आपको अपनी कंडीशन से निर्धारित एक कोर्ट केस डालना पड़ेगा, चाहे वो पार्ट परफॉर्मेंस का डालें अगर आप कब्जे में है, रजिस्टर्ड कागज है। अगर आपका रजिस्टर्ड कागज नहीं है तो आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद मैं आपको क्लियर दूं, साल 2023 में एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट आई है इसी चीज के ऊपर, जहां पर एग्रीमेंट टू सेल जो है रजिस्टर्ड नहीं था, जो संपत्ति का खरीदार था वो वहां पर प्रॉपर्टी के कब्जे में भी नहीं था। ऐसी कंडीशन में कोर्ट के अंदर यह केस फाइल किया गया था, जहां पर यह डायरेक्शन दी गई है कि अगर एक एग्रीमेंट टू सेल है जिसके तहत खरीदार को कब्जा नहीं दिया तो कोर्ट से उसे स्पेसिफिकली कब्जा पाने की रिलीफ मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर कब्जा मिलने का अधिकार ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब सबसे पहले मैं केस डिटेल्स आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करूंगा, फिर आखिर में जो ये महत्वपूर्ण वर्डिक्ट पास की गई है ये चीज यहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा केस टाइटल है हमारा, केस टाइटल देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, केवी श्रीनिवासु नायडू एंड अदर्स जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है वर्सेस वी भास्कर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल रिवीजन पिटीशन नंबर देखिएगा 1498 ऑफ 2023 और डेट ऑफ ऑर्डर है 29/8/2023, यानी कि 29 अगस्त साल 2023 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट यहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होने वाली है जिनके पास संपत्ति का केवल और केवल एग्रीमेंट टू सेल है और वो अब प्रॉपर्टी पर कब्जा पाना चाह रहे हैं या अपने नाम से रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं। अब केस के फैक्ट सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों प्रेजेंट केस के अंदर भी कुछ सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियों के बीच एक एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हुआ, जिसके बाद जो संपत्ति के विक्रेता थे वो संपत्ति के खरीदार को संपत्ति देने के लिए मना कर देते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है पर संपत्ति देने के लिए मना कर दिया गया। ऐसी कंडीशन में जो संपत्ति का खरीदार है उसने कोर्ट का दरवाजा अपनाया और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां पर फाइल किया। अब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दौरान यहां पर कोर्ट ने जो संपत्ति का खरीदार था उसी के पक्ष में फैसला सुना दिया और यह आदेश दिया संपत्ति के विक्रेता को कि आप ये संपत्ति खरीदार के नाम से जाकर रजिस्टर्ड करा दें। अब इस डिक्री को खरीदार अपने पक्ष में लेने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूशन कोर्ट जाता है। देखिए डिक्री का मतलब होता है कि जब कोर्ट का फैसला आ गया, एग्जीक्यूशन का मतलब जब उस कोर्ट के फैसले को प्रैक्टिकल रूप से एप्लीकेबल कराना होता है। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट केस में एग्जीक्यूशन कोर्ट में जाने के बाद जो संपत्ति का खरीदार है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए जाने लगे। जो प्रॉपर्टी के विक्रेता थे उनका कहना है कि अगर हम डिक्री पर ध्यान दें तो उसमें तो केवल इतना लिखा गया है कि भाई प्रेजेंट केस के अंदर यह प्रॉपर्टी खरीदार के नाम होनी चाहिए पर उसको कब्जा भी दे दिया जाए, ऐसा कहीं भी डिक्री में नहीं लिखा। इसके पीछे का कारण यह है कि जब संपत्ति के खरीदार ने कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाला तो उसने रिलीफ के अंदर प्रॉपर्टी के कब्जे की मांग तो की ही नहीं और जब तक वो कब्जे की मांग नहीं करता तो कैसे उसको एग्जीक्यूशन कोर्ट संपत्ति का कब्जा दिलवा सकती है। अब यहां पर क्या हुआ, जो पार्टी के काउंसिल थे यानी कि जो संपत्ति को बेच रहे थे, जो उनके एडवोकेट थे, उन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 22 का रेफरेंस दिया, जहां पर मैं आपको डिस्प्ले पर भी दिखाकर समझा देता हूं। कोर्ट को यह पावर दी गई है, ध्यान दीजिएगा इसका ए पॉइंट, कि वो किसी भी पार्टी को पोजेशन यानी कि कब्जा, पार्टीशन, बंटवारा या सेपरेट कब्जा दिलवा सकती है। कब? सच परफॉर्मेंस के दौरान। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिएगा, डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा हुआ, यह कहता है कि कोर्ट इस चीज को जब नहीं दिलवा पाएगी जब ये चीज स्पेसिफिकली क्लेम्ड नहीं की गई होगी। यानी कि जो व्यक्ति सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल रहा है वो अगर स्पेसिफिकली ये नहीं कहता कि मुझे एक तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा कर दो और दूसरी चीज प्रॉपर्टी का कब्जा दिलवाओ, अगर ये चीज स्पेसिफिकली नहीं लिखी जा रही तो कोर्ट वहां पर उसको कब्जा नहीं दिलवा सकता। सेक्शन 22 का रेफरेंस यहां पर पार्टी के एडवोकेट की तरफ से दिया गया है।
अब दोस्तों यहां पर जो संपत्ति के खरीदार थे, अब उनके एडवोकेट ने सेक्शन 55 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का रेफरेंस दिया, जहां पर जो संपत्ति का विक्रेता है वो कुछ कंडीशंस में बाउंड होता है, मतलब कि बंधा रहता है। जैसे कि डिस्प्ले पर देखिएगा, वहां पर लिखा है कि अगर वो अपनी संपत्ति बेच रहा हो तो ऐसी कंडीशन में उसको उस प्रॉपर्टी का पोजेशन देना अनिवार्य हो जाता है, उस प्रॉपर्टी का कब्जा देना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये संपत्ति का जो विक्रेता है ये खरीदार को कब्जा ही नहीं देगा तो ये चीज तो टीपीए का उल्लंघन होगा, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन है उनका उल्लंघन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर कोर्ट के सामने दो अलग अलग प्रोविजन रखे गए जो मैंने डिस्प्ले पर भी दिखाकर आपको क्लियर कर दिया। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दिया जो सेम इसी कंडीशन से डील करती है। एक बार आप डिस्प्ले पर भी ध्यान दीजिएगा, वो जजमेंट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, हो सकता है आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित हो। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, जजमेंट का नाम था हमारा बाबूलाल वर्सेस एमएस हजारीलाल किशोरीलाल, साल 1982 की जजमेंट है। देखिए यहां पर लिखा है कि जो अगर सेक्शन 22 देखें हम, जो यहां पर रेफरेंस भी दिया गया एडवोकेट की तरफ से, वो एप्रोप्रिएट केस का रेफरेंस देता है। जो यहां पर प्लेंटिफ है उसको हर बार, देखिए यहां लिखा हुआ है, इट मे नॉट बी ऑलवेज नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ, यानी कि जो केस को कर रहा है उसके लिए हमेशा यह अनिवार्य नहीं होगा कि वो प्रॉपर्टी के कब्जे की मांग करे। कब? जब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा जा रहा है। ऐसी कंडीशन में जो कब्जे का रिलीफ है, कब्जा जो खरीदार चाह रहा है, वो ऑटोमेटिकली सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर जो वो प्रॉपर्टी है जो बेची जा रही है वो जॉइंटली कब्जे में है कई लोगों के, या फिर उस पर कोई थर्ड पार्टी भी साथ में कब्जे की बैठी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में प्लेंटिफ को अलग से एक पार्टीशन और पोजेशन की मांग करनी पड़ेगी। और यही चीज सुलगुरु विजया वर्सेस फुलवाती मंजुला साल 2007 में ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी यहां पर डिसीजन दिया था। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होइए, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। देखिए, अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति कोर्ट से रिलीफ मांग रहा है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर रहा है कि सर मेरे नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा कर दो। अब उसको अलग से कब्जे पाने के लिए रिलीफ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर जो वो संपत्ति का खरीदार है जिसके खिलाफ ये केस डाला गया है वो जॉइंट फैमिली के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ जॉइंटली प्रॉपर्टी को होल्ड करे हुए है, एक से कई ज्यादा लोग उस प्रॉपर्टी के मालिक है, उस कंडीशन में संपत्ति के खरीदार को स्पेसिफिकली यानी कि अलग तरीके से पार्टीशन और पोजेशन की मांग करनी पड़ेगी। बाकी अन्य कंडीशन में जहां पर जो संपत्ति का विक्रेता है अकेला मालिक है, वहां पर खरीदार को अलग से कोई भी पोजेशन की मांग नहीं करनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट केस में ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यही पाया कि जो संपत्ति का विक्रेता था वो अकेले ही प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए है और वो अकेला ही प्रॉपर्टी का मालिक है। ऐसी कंडीशन में अलग से पोजेशन के रिलीफ मांगने की प्रेजेंट केस में कोई भी जरूरत नहीं थी। तो इस कंडीशन में यहां पर उसकी जीत हुई जो कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस करके अपने पक्ष में रजिस्ट्री कराना चाह रहा था। अब दोस्तों आज की वीडियो में आपको क्लियर हुआ कि अगर केवल एग्रीमेंट टू सेल आपके पास है तो आप संपत्ति के मालिक नहीं बनेंगे। जो व्यक्ति पोजेशन करके बैठ गया है उसी को वहां पर एडवांटेज मिलने वाला है। दूसरी चीज, अगर आप एग्रीमेंट टू सेल के बाद रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो आपको अलग से पोजेशन रिलीफ यानी कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्लस रिलीफ ऑफ पोजेशन या फिर सूट फॉर पोजेशन की मांग नहीं करनी। हाँ, अगर जो आपको संपत्ति बेच रहा है वो उसकी जॉइंट प्रॉपर्टी है तब आपको अलग से पार्टीशन मांगते हुए प्रॉपर्टी के सेपरेट पोजेशन की डिमांड करनी पड़ेगी। और यह चीज साल 2023 की रेलिवेंट जजमेंट में मैंने आपको साफ तरीके से क्लियर कर दिया। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।